बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ भाई, अब जरा हम लोग पढ़ना लिखना शुरू करें। अब बेटा हम लोग पहले तो एटॉमिक फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सभी लोग क्वेश्चन बनाएंगे। द एंगुलर मोमेंटम बात नहीं करो। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the hydrogen atom is 3h by 2 pi. Then find the kinetic energy of this electron. Then find the kinetic energy of this electron. हमें इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे नहीं चलेगा भाई। ऐसे नहीं सर, तरीका है। हाँ, मतलब जो भी तरीका है ऐसे नहीं होता है। बाकी बच्चे तो बेचारे क्वेश्चन भी नहीं सुन पाए होंगे। 1 मिनट अजय सिसोदिया, पहले इसे लिखो कॉपी पे, क्वेश्चन लिखो बेटा, बात नहीं। क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर हमें देना है। 2 बच्चों ने तुरंत दे दिया जवाब, देखते ही उन्होंने बता दिया कि सर इसका आंसर ये होगा। चलो एक काम करते हैं, मैं इसका आंसर पूछता हूँ प्रथम से कि वो कैसे बता रहा है। भाई बोलो प्रथम। एक मिनट, एंगुलर मोमेंटम L बराबर मैं लिख ले रहा हूँ NH/2 होता है। तो सर इसमें DH/2 दे रखा है, तो कंपैरिजन करेंगे तो n बराबर 3 है। हाँ ठीक है। अच्छा n बराबर 3, मतलब n बराबर 3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक। फिर थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी होती है, मतलब टोटल एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी होती है -E। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी के आगे माइनस लगा देते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी के आगे माइनस लगा देंगे, तो माइनस और एनर्जी अपने आप में माइनस में है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस, वेरी गुड। ये बड़ा सही जवाब दिया भाई। यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 1.51 इलेक्ट्रॉन, यानी जो टोटल एनर्जी होती है उसकी साइन को पलट देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं, तो वी हैव द काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला सवाल, अगला सवाल लिखो बेटा। ए शांत, इन अ हाइड्रोजन एटम, क्वेश्चन लिखो। इन अ हाइड्रोजन एटम, सब लोग ध्यान से लिखो। इन अ हाइड्रोजन एटम, इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन nth excited state. Electron is in nth excited state. Full stop. It may come down. Nth excited state. Full stop. It may come down to second excited state. It may come down to second excited state by emitting 10 different wavelengths. By emitting 10
different wavelengths, 10 different wavelengths, full stop. What is the value of n? What is the value of n? बनाइए। बनाइए, पहले बनाइए, बोलिए नहीं भाई। क्वेश्चन लिख लिया, अब आराम से पढ़ो और समझो क्वेश्चन को, तभी बनेगा न्यूमेरिकल। ध्यान से सुनो। अटेम्प्ट लो। अरे बातें नहीं करो भाई। बेटा इसको लगा देना जरा प्लीज, इसको लगा देना। पूरा ही लगा देना। हाँ, पढ़ने पे ध्यान दो। क्वेश्चन आपको लिखा दिया है, आप उसे पढ़ो, 2 बार तो पढ़ो ठीक से, समझो तो सही। चलिए ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, देखो n बराबर 6। अच्छा, हाँ सही है बेटा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सलूशन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोलता है बेटा कि इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन nth एक्साइटेड स्टेट। अच्छा बताइए, क्या सेकेंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं? यस सर। थर्ड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सोचिए, थर्ड है तो सेकंड बोल रहे हैं, तो इसका मतलब nth एक्साइटेड स्टेट है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा? n+1। nth एक्साइटेड स्टेट, सेकंड को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड को सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो nth एक्साइटेड स्टेट को n+1 ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक, अच्छा, तो यानी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? n+1th ऑर्बिट। अब बोलता है ये कहाँ से कहाँ तक आया? सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक आया। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड ऑर्बिट तक आया, ऐसे। तो बोलता है जब इसमें आया तो 10 डिफरेंट वेवलेंथ निकले, यानी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी? 10। सोचो, कल बताया था ना मैंने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, क्वेश्चन खूब मिलते हैं। और कल इसका एक फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था, n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, ऐसा कुछ था। तो कैपिटल N क्या था? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि कितनी है? 10। तो ये 10 लिखेंगे। n2 का मतलब हायर ऑर्बिट, जहाँ से जंप कर रहा, वो कौन है? n+1। n2 की वैल्यू n+1 हो गया और n1 की वैल्यू हो गया 3। तो n2 की वैल्यू लिखेंगे n+1, n1 की वैल्यू लिखेंगे 3। फिर यहाँ n2 n+1 माइनस 3 + 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा। अब 2 10 जा 20, ध्यान दीजिएगा। यह आएगा n-2, क्योंकि -3 + 1 -2। और ये देखिए 1 + 1 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? -1। समझ में आ रहा है? अब यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं तो n² माइनस n माइनस 2n + 2, सही है। चलिए इधर बना रहे हैं, तो n² माइनस 3n, और बेटा ये 20 को उधर लेके जाएंगे तो 18 हो जाएगा माइनस के साथ। 2 - 20 - 18 = 0। 6 3 जा 18 होता है, तो n² माइनस 6n प्लस 3n करेंगे, ताकि ऐड करेंगे तो -3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। n कॉमन लेंगे, n-6, यहाँ 3 कॉमन लेंगे, n-6 = 0। तो देखिए एक तो n + 3 = 0 और एक n-6 = 0, तो n बराबर कितना आएगा? 6 + 3 तो -3 तो नहीं ना होगा, तो n बराबर क्या देंगे आंसर? 6।
यानी कि 6th ऑर्बिट में था वो, n की वैल्यू 6 होगा, यानी 7th ऑर्बिट में था। सेकेंड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, कौन सा एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड ऑर्बिट को, जब सोचो थर्ड ऑर्बिट बोल रहे हो तो एक्साइटेड स्टेट सेकंड बोल रहे हो, तो मैं बोलूँ कि कोई ऑर्बिट है 5th एक्साइटेड स्टेट, तो कौन सा ऑर्बिट होगा? 5th एक्साइटेड स्टेट है तो 6वां ऑर्बिट होगा ना। एक बढ़ा के बोलते हैं ना, ऑर्बिट एक ज़्यादा रहेगा तो उसको एक्साइटेड स्टेट में कम बोलेंगे। nth है तो n+1 ऑर्बिट होगा। नहीं आया? अगला सवाल लिखो। बोले लिखो क्वेश्चन। In an atom, two electrons move around the nucleus. अरे यार, in an atom, two electrons move around the nucleus. Two electrons move around the nucleus in circular orbits of radii r and 4r, of radii r, capital R, and 4 capital R. Full stop. Find the ratio of the time period. Find the ratio of the time periods. ब्रैकेट में लिखिए बोर एटॉमिक मॉडल इज वैलिड। मान लीजिए कि बोर एटॉमिक मॉडल क्या है यहाँ पर बेटा? बोर एटॉमिक मॉडल इज वैलिड। चलिए अब बताइए क्या करेंगे। 1/8 केपलर्स लॉ पक्का? देखो कुछ बोलना जरूरी है, कुड़ कुछ चलता रहता है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, ध्यान दो। यहां पर बेटा इस क्वेश्चन में न्यूक्लियस के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक r रेडियस में और एक 4r रेडियस में। ध्यान दीजिए, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूले से बनाएंगे, बताया था। T² प्रोपोर्शनल टू r³। तो पहले इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड का स्क्वायर अपॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड का स्क्वायर, रेडियस r³ अपॉन 4r³ है, तो 4 का क्यूब इंटू r³, सही है। 4 का क्यूब कितना होगा बेटा? 64। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो T1 अपॉन T2 बराबर होगा 64 का स्क्वायर रूट 8, 1:8 होगा आंसर। बोलो क्लियर? अगला सवाल लिखो। ए भाई शांत रहो, लिखो जल्दी बेटा जल्दी। आज बहुत टाइम खराब कर रहे हैं, नहीं क्वेश्चन कराना है, इस द टाइम खराब होना ना, इसे तो बोल रहा हूँ। When a hydrogen atom, comma, initially at rest, when a hydrogen atom, comma, initially at rest emits a photon resulting in transition
रिजल्टिंग इन ट्रांजिशन फ्रॉम n बराबर 5 टू n बराबर 1, फ्रॉम n बराबर 5 टू n बराबर 1, देन फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम। तूने पूछा था ना, क्या बोला? एक डाउट था। अच्छा, देन फाइंड इट्स रिक्वायर्ड स्पीड या फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब सुनिए बेटा, इस सवाल को सुनिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपने लिख लिया सब लोग? प्लीज प्लीज सुनिए, अब इस क्वेश्चन को समझिए, प्लीज सुनिए। अरे यार सुनो। अच्छा देखो बेटा, एवरीबडी नोज दैट कि अगर हम कभी बुलेट फायर करते हैं, नहीं बंदूक से फायर करते हैं बुलेट को, तो बुलेट आगे जाता है तो बंदूक पीछे जाता है। बंदूक का पीछे जाना, गन का पीछे जाना इज कॉल्ड रिकॉइल होना। तो क्या होता है, जैसे मन में सोचो कि एक एटम है जो कि अभी स्पेस में है, रेस्ट में है, एकदम स्पेस में, ऐसे हवा में ऐसे समझो लटका हुआ, वैक्यूम है बिल्कुल, कोई किसी से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है इसका। अब इस एटम में इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में था और 5th से फर्स्ट में आया। तो इलेक्ट्रॉन जब 5th ऑर्बिट से फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस कर फोटोन निकलेगा। यूं सोचो जैसे बंदूक से गोली निकलती उसी तरह फोटोन फटाक से तेजी से बाहर निकला। तो जैसे बंदूक से गोली निकलती बेटा तो फोटोन निकला, तो यहां पर ये एटम पीछे की ओर रिकॉइल करेगा ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन। हम बोलते हैं इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण ये एटम पीछे की ओर रिकॉइल करेगा। और हम जानते हैं कि फोटोन के निकलने से पहले एटम रेस्ट में लिखा हुआ है कि एटम इनिशियली एट रेस्ट, यानी एटम में मोमेंटम जीरो है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाद का भी मोमेंटम जीरो होगा, यानी जितने मोमेंटम से ये आगे जाएगा उतना ही मोमेंटम से ये पीछे जाएगा, ताकि रिजल्टेंट इसका जीरो आए। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे इसकी स्पीड पूछ रहा है। मास हम हाइड्रोजन एटम का जानते हैं, मोमेंटम पता चल जाए तो P बराबर m इंटू वी कर लेंगे और V निकल आएगा, है ना। तो V निकालने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मेरे पास है, मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम निकालेंगे ना। फोटोन कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? तो 5th से फर्स्ट में आया, यानी 5th ऑर्बिट की एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट को एनर्जी को घटाएंगे तो जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी ये होगी, यानी जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? तो 5th और फर्स्ट की एनर्जी डिफरेंस के बराबर। अच्छा बेटा, सब लोग जानते हैं कि 5th ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम है तो जेड तो 1 हो गया, एन स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी तो सब लोग जानते हैं -13.6, ये एनर्जी ऑफ फोटोन आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 13.6 कॉमन ले लो, तो एनर्जी हो गया 13.6 कॉमन ले लिया तो 1 - 1/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा 13.6 इंटू 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 - 1 24। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर जूल में कहेगा तो हम इसको 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल कर लेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। अब याद करो फोटोन की एनर्जी जो होती है hc/λ होती है, और याद करो बेटा h/λ को मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू E/c होता है, होगा कि नहीं? वो c डिवाइड में जाएगा। तो मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, जो मोमेंटम ये वही मोमेंटम ये, तो मोमेंटम कर लिए कि E/c कर लेंगे, यानी मोमेंटम इज E/c, यानी एनर्जी में c का डिवाइड करेंगे। 13.6 इंटू, अभी E लिख देता हूँ, ठीक है, E/c। क्लियर है बेटा? अब मोमेंटम निकल गया, तो क्या मोमेंटम अगर रिजर्व मोमेंटम ये वही मोमेंटम ये, क्या मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होगा? तो m इंटू वी लिख देता हूँ, m इंटू वी बराबर E/c। तो v बराबर क्या होगा? E अपॉन मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी देखिए, एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 13.6 इंटू 24 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 25। ये मैंने अभी क्या लिखा है? E की वैल्यू लिखा। अच्छा, हाइड्रोजन एटम का मास क्या लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर?
एक हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास का है, तो हाइड्रोजन एटम 1.6 इंटू 10⁻⁻27, एक हाइड्रोजन एटम का। C इज द 3 इंटू 10⁸ है, और ये हमारे को आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मैंने इसे SI यूनिट जूल में कर लिया, मास मैंने kg में रखा। C इज द SI यूनिट मीटर पर सेकंड में। काटा पीटी शुरू करें, 1.6 से 1.6 कट गया, 3 8 जा 24 होता है। हमारे पास आ गया 13.6 इंटू 8/25 इंटू 10⁻, ध्यान दो, -19, और -27 में से 8 जाएगा, -27 + 8 वो भी -19 +19, ये और ये ख़त्म। अब ये जो सॉल्व हो के आएगा वो जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। बोलो क्लियर? कितना आंसर है? 4.2, अप्रॉक्सीमेटली 4.2 के आसपास आएगा। V = 4.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये हाइड्रोजन एटम रिक्वाइल करेगा। ये समझ में आया सबके? आसान था? तुम एक बता, तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन सा था? 33 या 32? 32, ठीक है, बता रहा हूँ। शांत बच्चों, शांत। मिटाएं। ध्यान दो। बैल लिखिए अगला सवाल। अच्छा देखिए, ये आपका जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, आराम से समझिएगा बेटा, सुनिए सुनिए। अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स हेड ऑन विद ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, ध्यान दीजिएगा। अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स, समझिए प्लीज, अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स हेड ऑन, अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स हेड ऑन विद अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। प्लीज जरा सुनिए, बातें ना करिए। स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम कैपिटल H लिख देते हैं, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब देखिए मेरे पास पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, सुनिएगा बेटा, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन is less than 13.6 electron volt, then collision must be elastic, then collision must be elastic। सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनिएगा बच्चों। तो यही लिखा है, न्यूट्रॉन है, स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम से टकरा रहा है, अगर न्यूट्रॉन की एनर्जी 13.6 है तो इलास्टिक होगा। अब चले जरा देखते हैं ध्यान से। अच्छा देखो बेटा, एक न्यूट्रॉन है जो कि ये ऐसे चल रहा है न्यूट्रॉन, यानी मैंने बोला था एटम को एक्साइट या आयनाइज आप पार्टिकल से बम्बार्डिंग करा के भी करा सकते हैं। हम यहाँ कौन सा पार्टिकल स्ट्राइक करा रहे एटम से? न्यूट्रॉन। अच्छा, जिस एटम से टकरा रहे वो एटम बेटा फ्री टू मूव है, मतलब ये समझो वैक्यूम में, फ्री स्पेस में एटम ऐसे है, इधर से आया न्यूट्रॉन से ऐसे टकराया तो आगे भी जाएगा ये। अब देखिए ये हाइड्रोजन एटम है,
अब ये इससे आया और टकराया। देखिए हाइड्रोजन एटम रेस्ट में है, यानी इनिशियली ये रेस्ट में है और ये ऐसे करके आया और टकराया। तो ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण देखिए कोलिजन से पहले ये रेस्ट में है, चलो मोमेंटम जीरो, इसमें मोमेंटम है, कोई वेलोसिटी है, कोई काइनेटिक एनर्जी है, तो मोमेंटम है, तो कोलिजन में बेटा मोमेंटम कंजर्व होता है। कोलिजन के पहले जो मोमेंटम होता है, कोलिजन के बाद भी मोमेंटम होता है। यानी कि हम कहेंगे इसमें न्यूट्रॉन और एटम दोनों में कोई स्पीड होगी। बोलो क्लियर? अभी ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि टकराया और दोनों ही रुक गए, ऐसा कभी नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन से ये टकराएगा तो हो सकता हाइड्रोजन चलने लगे, न्यूट्रॉन रुक जाए, या दोनों चले, लेकिन चलेगा जरूर क्योंकि मोमेंटम इधर फाइनली मिलना जरूर है। बोलो क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अगर हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर उसको 13.6 मिल जाएगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन से 13.6 मिल जाए तो बाहर निकल जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, एटम आयनाइज हो जाएगा, है ना। लेकिन बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा। जरा तो सुनिए क्यों। एक्चुअली जो न्यूट्रॉन है, अगर उसके पास मैंने माना कि काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेट अस सपोज, तो 13.6 से आएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 13.6 एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और वो एटम से टकराया और एटम ने सारा 13.6 ले लिया और ले करके इलेक्ट्रॉन को दिया और इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला गया। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 13.6 है, वो आगे से टकराएगा तो 13.6 ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा एटम को। क्यों? क्योंकि टकराने के बाद ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी बिल्कुल, यानी दोनों रुक नहीं जाएंगे, कोई ना कोई तो चलेगा, और चलेगा तो देर इज सम काइनेटिक एनर्जी उसमें आएगा। हाँ, लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का। जैसे मान लीजिए 14 होता है, हाँ तो 14 में से 13.6 ले लिया और बाकी बचा 0.4, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो हम बोलते हैं यार इन इलास्टिक कोलिजन है, 13.6 लेके एटम आयनाइज हो गया, मोमेंटम भी कंजर्व है, देखो कोई रुका भी नहीं, चल भी रहा है, हाँ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, तो ठीक है भाई वो इन इलास्टिक कोलिजन होती। यहाँ पर क्या बेटा, अच्छा चलिए 13.6 से कम है तो एटम आयनाइज नहीं होगा, एटम आयनाइज, लेकिन एटम एक्साइट तो हो ही सकता है, हो सकता है टकराए, फर्स्ट ऑर्बिट को मारे जोर से धक्का, इलेक्ट्रॉन उसमें से 10.2 लेकर के सेकेंड ऑर्बिट में चला जाए, सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा तो 13.6 में से 10.2 ले लेगा, बाकी बचा खुचा मोमेंटम एनर्जी के फॉर्म में आएगा। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारा का सारा एनर्जी अब्जॉर्ब होकर दोनों ही रुक जाए, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन तो ऑलरेडी है, कोलिजन के बाद मोमेंटम तो मिलना है, और मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, लॉस हो सकती है, कंप्लीट 100% लॉस कभी नहीं होगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर, अब देखो क्या बोला, इफ काइनेटिक एनर्जी लेस देन 13.6, तो बोलता है देन कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। गलत, हो सकता है टकराए, आयनाइज ना हो, एक्साइट तो हो ही सकता है। अगर ये होता कि सर काइनेटिक एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो इलास्टिक हो जाती, क्योंकि टकराता है ऐसे धाड़ से, अरे तेरे पास तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तेरा एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन भी नहीं लेगा, है ना। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस जिसमें ना हो। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि सर यहाँ पर अगर 10.2 से कम है तो यहाँ पर इलास्टिक हो सकता है, लेकिन यहाँ तो 13.6 बोला हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन बोल रहा है मस्ट बी इलास्टिक, गलत नहीं हो जाएगा, बोला 13.6 से कम होगा तो मस्ट बी इलास्टिक। अरे ये गलत होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सही है या गलत है? गलत है। यहाँ पर 13.6 से कम होगा तो कोलिजन कैसा होगा, इन इलास्टिक। अरे यार, अब एक काम करते हैं, रुकिएगा ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आराम से एक बात सुनिएगा बेटा, आराम से मेरी बात सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या न्यूट्रॉन का मास और लगभग हाइड्रोजन एटम का मास क्या इक्वल मान सकते हैं? लगभग ऐसा मान सकते हैं? अच्छा सुनिए, मान लीजिए p मोमेंटम या v स्पीड से चल रहा है, आराम से सुनिएगा बच्चों, तो यहाँ पर ये रेस्ट में है। अब आफ्टर कोलिजन मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूँ, ये सॉल्व करना चाहता हूँ कि यार मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जिससे कि ये एटम एक्साइट हो जाए।
मेरी बात सुनना, इस न्यूट्रॉन को मिनिमम कितनी का, उससे कम देंगे तो रायता फैल जाएगा, मिनिमम कितनी का एनर्जी दे ताकि ये एटम एक्साइट हो जाए। ध्यान रखिएगा, अगर ये एटम फिक्स होता अपनी जगह पर तो मिनिमम का एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, आता, टकराता, एक्साइट हो जाता। लेकिन यह एटम तो मूवेबल है, टकराएगा तो मोमेंटम कंजर्व होगी। तो हमसे कह रहा है मिनिमम कितनी का एनर्जी दे ताकि ये एटम एक्साइट हो जाए। अगर हमसे ये सवाल पूछ लिया तो बोलेंगे ठीक है भाई, टकराया, अब टकराने के बाद कोलिजन कैसा होगा, तो ऑब्वियसली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, देयर मस्ट बी द लॉस, क्योंकि एटम उतनी एनर्जी लेगा, जो एनर्जी लेगा वो कहाँ से लेगा, काइनेटिक एनर्जी में से तो लेगा। काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा एटम को एक्साइट कराने में चला जाएगा और बाकी हिस्सा मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। बोलो क्लियर है? तो मिनिमम का एनर्जी हम निकालना चाहते हैं जिसके बाद वो एक्साइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला कि ये टकराया तो न्यूट्रॉन में स्पीड कुछ होगा और हाइड्रोजन एटम में भी स्पीड कुछ होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। बेटा कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है? आराम से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तो अगर मेरे को ये सॉल्व करने को कहे तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, मान लीजिए टकराने के बाद इसमें स्पीड v1 है, इसमें v2 है, तो मैं एक काम करता हूँ, मोमेंटम कंजर्व करता हूँ, m इंटू वी, कोलिजन से पहले का मोमेंटम, इसका 0 है, ख़त्म। कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। क्या दोनों का मास सेम ले सकते हैं? m से m कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू v1 प्लस फर्स्ट इक्वेशन। बोलो क्लियर? अब बेटा यहाँ पर ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व होगा, तो नहीं सर, इनिशियल का एनर्जी और फाइनल का एनर्जी में फाइनल का एनर्जी थोड़ी कम होगी और जो डिफरेंस होगी वो 10.2 के बराबर होगी। यस सर। नहीं आया समझ में? हम बोले सर इनिशियल का एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर और फाइनल का एनर्जी इज हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर होगा ना, ब्रैकेट खोल देते हैं, चलेगा, माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्लियर? ये v2 है। अब यहां पर बेटा हाफ एम कॉमन हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। मैंने कहा मिनिमम कितनी एनर्जी हो ताकि एटम एक्साइट हो सके, तो मिनिमम तो 10.2 एक्साइटेशन के लिए चाहिए ना। यार सुनो ध्यान से, बात समझो, काम की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सवाल ऐसा आएगा तो आगे नहीं फंसेगा। अब यहां पर बेटा हमारे पास ये कहानी आ गई। अब एक बात बताइए, v की वैल्यू है v1 प्लस v2। अब हमसे पूछा जा रहा है मिनिमम इस काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करनी है, मिनिमम का एनर्जी जिससे कि ये एक्साइट हो सके। मैं क्या करूं भाई? अच्छा देखिए, तो इसमें हाफ एम कॉमन ले लेते हैं, बताइए क्या होगा, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो अपनी जगह है। अच्छा बेटा 2 पर जाएगा, m नीचे जाएगा, सही है। अच्छा देखिए, तो v स्क्वायर माइनस, अब मेरे को मिनिमम कह रहा है, मैं मिनिमम कैसे निकालूं? मिनिमम, अच्छा एक बात सोचो जरा, दिमाग लगाओ प्लीज। मैंने कहा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ कि ये टकराए तो ना ना ना, मेरी बात समझना। जैसे मैं कहूं कि यार मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी है जिससे कि ये कम से कम एक्साइट हो जाए, जरा दिमाग लगाओ। हम क्या सोचेंगे, सर 10.2 तो लॉस होना ही होना है, 10.2 तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा? 10.2 तो एटलीस्ट चाहिए। तो हम इसमें कितनी एनर्जी रखें ताकि मिनिमम? तो हम बोलेंगे सर एक बात बताओ, टकराने के बाद दोनों चलेंगे, चलेंगे, फाइनल जितना कम हो जाए तो इनिशियल भी उतना ही कम होगा ताकि डिफरेंट 10.2 बना रहे। नहीं आया? फाइनल जितनी कम होगी इनिशियल भी उतनी कम होगी ताकि डिफरेंट 10.2 हमेशा कॉमन रहना है। मैं कहूँ फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल इज ऑलवेज 10.2 है, तो देखो मेरे को मिनिमम करा, तो इसको मिनिमम होने के लिए इसको भी तो कम होना पड़ेगा। क्यों भाई? है ही इसके पास कम, है ही इसके पास कम, इसके पास पहले से ही कम है, तो लॉस भी इस तरह से हो कि 10.2 तक हो। तो अब बताओ इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी में मिनिमम कितना वैल्यू हो सकता है, यानी ये देखना में बेटा, है ना। अब जरा बुद्धि लगाओ, v1 v2 में किसको जीरो करें। अच्छा एक बात समझो, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ
कोलिजन में हम लोग पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से, मैं बोल लूँ, कोलिजन में हम लोग पढ़ते हैं बेटा, जब दो बॉडी का कोलिजन होता है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। सुनना ध्यान से जो मैं लिख रहा हूँ, जब दो बॉडी कोलाइड करते हैं तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ते थे कोलिजन वाले चैप्टर में, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, सुन लो। हाफ m1 m2 अपॉन, अच्छा एक बात बताओ, लॉस मिनिमम होना है, 10.2 से ज़्यादा लॉस नहीं होना है, ये लॉस मिनिमम हो, इसके लिए ई ध्यान देना बेटा प्लीज़। अच्छा अगर मान लो ई की वैल्यू, ई को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा अगर मैं बोलूँ कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो आपने पढ़ा होगा परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए, परफेक्टली सुन लो बस जरा सा कंसेप्ट है, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए ई का वैल्यू होता है 0। अब पर सिर्फ इनइलास्टिक के लिए बेटा ई का वैल्यू होता है 1 और 0 के बीच में, समझ रहे हो। अब सोच के देखो, मैं इस कोलिजन को परफेक्टली इनइलास्टिक कहने जा रहा हूं, मैं इस कोलिजन को परफेक्टली इनइलास्टिक कहने जा रहा हूं। मैं बोलूंगा कि यार टकराने के बाद दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। आप बोले सर मिनिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने इसे सेम क्यों करा सर? मैंने कहा इतनी छोटी काइनेटिक एनर्जी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस 10.2 से ज़्यादा हो ही नहीं पा रहा। फील करो, मैंने कहा इतनी छोटी काइनेटिक एनर्जी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस 10.2 हो रहा है, क्योंकि है ही छोटी है तो 10.2 से ज़्यादा बड़ा तो ही नहीं पा रहा है। अरे फील करो, केवल एक फील कंसेप्ट बनेगा बेटा। अगर मैं बोलूँ इसमें बहुत छोटी काइनेटिक एनर्जी होनी है, बहुत छोटी, अब इतनी छोटी हो कि लॉस कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10.2 ही तक हो रहा है, उससे ज़्यादा लॉस कर ही नहीं पा रहा है। तो मैक्सिमम लॉस के लिए क्या ई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए? जितना ये कम रहेगा ई की वैल्यू, क्या उतनी बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी? मेरी बात समझ में आ रही है? ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, मतलब मिनिमम इसमें इतना छोटा है यार, इतने तेरे पास कम है कि तू अधिक से अधिक 10.2 से ज़्यादा दे ही नहीं पाएगा, तेरा लॉस ही मैक्सिमम 10.2 है। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन केस ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उस समय क्या V1 और V2 बराबर होंगे? तो फॉर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, फॉर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, एक मिनट शांत, सो V1 शुड बी इक्वल टू V2। अरे बताओ, अरे नहीं आया, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू होती है 0। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, दो बॉडी टकराने के बाद चिपक जाते हैं और साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलने वाला क्या हुआ, दोनों की वेलोसिटी सेम है। अरे दोनों की वेलोसिटी, और जब ई 0 होता है बेटा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें है ही इतना कम कि वो लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम 10.2 ही करा पा रहा है। फील करना पड़ेगा, इट्स अ फील ओनली। अच्छा बताओ V1 और V2 बराबर करो यहाँ पर, तो बताओ V1 और V2 बराबर करोगे तो V1 की वैल्यू कितना आएगा, V/2। आ रहा समझ में? तो मैं V1 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो क्या V/2 आएगा? सोचो, अब हम एक काम करते, इसमें रख देते बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में रखें। पहले यहाँ तक लिख लो, पहले यहाँ तक लिखो, काम की बात है। इसको ना थ्योरी में लिख लो, कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम। थ्योरी में लिखो, कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम, कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम, कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम, या ब्रैकेट में करके लिखना और 2 हाइड्रोजन एटम्स, या 2 हाइड्रोजन एटम भी तो हो सकते हैं, और 2 हाइड्रोजन एटम्स, मास कुल मिलाकर सेम लेने हैं, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और डैश दे के लिखना बेटा, हेडलाइन दे दिया, क्या लिखा, कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम, या ब्रैकेट में और करके और 2 हाइड्रोजन एटम्स, उसके नीचे लिखेगा टू एक्साइट
any one of the atom, to excite any one of the atom, to excite any one of the atom, the minimum kinetic energy in striking, the minimum kinetic energy in striking particle, the minimum kinetic energy in striking particle will be, the minimum kinetic energy in striking particle will be। अच्छा बेटा पहले ये पूरा लिखो, पहले ये पूरा बना, ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखना, यहाँ से लिखना, ये न्यूट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम, ये पूरा यहाँ से लिखना, पूरा यहाँ तक पहुँचो, पूरा यहाँ तक लिखो। अरे बैल, जहाँ से टिक लगा है, बैल बुद्धि, हमारे यहाँ खतरनाक प्राणी पढ़ते हैं। ये इसलिए मैंने करा दिया ना कि कभी अगर आगे से थ्योरेटिकल सवाल घुमा घुमा के पूछें, आपके पास एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। हाँ ना ना, इतना भी नहीं है। कोलिजन ना पढ़ा हुआ है क्या? निकल लिया सब। टारगेट बैच में आ जाना पढ़ने, टारगेट बैच में आ जाना पढ़ने। नहीं नहीं, जैसे फ्लूइड है और रोटेशन, ग्रेविटेशन, वेव, तो जिनको पढ़ना होगा टारगेट बैच में आके बैठ जाना। अलग से पढ़ाने में एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा है ना। ये जो 1 घंटा फ्री हो जाएगा 12th के बाद, तो तुम्हें पता नहीं है कैप्सूल कोर्स लॉन्च हो रहा है 600 घंटे वाला, जिसमें 600 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो उसमें लग जाएगी मेरी क्लास। तो उसमें मैं इतना आराम से ऐसे करके, जैसे ऐसे टहल के बाद, अरे भाई बढ़िया शानदार, वहाँ तो बोलूँगा ही नहीं, वहाँ तो आऊँगा क्लास में धड़ा धड़ा शुरू हो जाऊँगा। आते हुए 1.5 घंटे अगर पढ़ा दिया तो 1.5 घंटे में पता चला 1 चैप्टर 2 चैप्टर उड़ा के चला जाऊँगा। तो वो कैप्सूल कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आप एक काम करना ना, जिनको भी मैकेनिक्स में जो छूटा हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट, वेव, वो आप एक काम करना, टारगेट बैच में आ जाना, आराम से टारगेट बैच में बैठ जाना, फिजिक्स के लेक्चर में आराम से रिवीजन। बल्कि इवन मैं बताऊं, अभी चल रहा है लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, कंस्ट्रेंट मोशन चल रहा है, पुली कंस्ट्रेंट आज हमने करा दिया, कल पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेंट। तो उसमें ये है कि जैसे देखिए, मैं तो आपको कहूँगा कि आप, लेकिन आपके तो सुबह में पूरे पीरियड्स होंगे ना, पूरे लेक्चर्स होंगे रेगुलर। सबका हो गया ना, फिर सुबह से क्या पढ़ते रहते हो? अगर आना हो तो सुबह के लेक्चर में 9:45 बजे, हाँ 9:45 पर लगती है क्लास बेटा। अभी उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, और उसके बाद उसमें आगे चलेगा फ्रिक्शन वगैरह। आप देख लेना, जब से आपको ज्वाइन करना हो मैंने आपको बता दिया अपडेट। अब आप उसको अपना आराम से ज्वाइन करके, और देखिए एग्ज़ाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप अब नहीं किया तो बाद में मौका नहीं मिलता है, तो बाद में क्लासेस चलती ही नहीं, बाद में तो आराम से नेक्स्ट सेशन वाला बैच चलेगा। तो अभी जो इस टाइम पे जो है गाड़ी चल रही है, पकड़ लो, जिस स्टेशन पे रुकी वहीं पे आके बैठ जाओ ट्रेन में कि भैया अब हमको जो है पहुंचा दो मेरे जो टारगेट है मेरा। तो इसीलिए आप जो है आराम से जो चैप्टर आपको, अब जैसे अगला फ्रिक्शन अगर करना है फ्रिक्शन कर लो, फ्रिक्शन ठीक है तो सर्कुलर मोशन ज्वाइन करो, वर्क पर एनर्जी वो चलता जा रहा है। अच्छा, उसमें बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, उसमें जल्दी जल्दी, क्योंकि संडे को 1.5 घंटे की क्लासेस लगती है डेली। ठीक है, लेकिन देखो ये पूछ लेना एक बार ना, आप भी पूछ लेना। अच्छा बेटा सुनिए, अरे मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, अरे मेरी बात ख़त्म नहीं, सुनो। V1 की वैल्यू, अरे सुनो, V1 की वैल्यू V/2 है, जहाँ V1 है वहाँ V/2 लिख देते हैं, जहाँ V2 है वहाँ भी V/2 लिख देते हैं। चलो रखो, यहाँ रखो फ्रॉम सेकेंड, हाफ एम ऐसे ही रखो बेटा, हाफ एम ऐसे ही रखो, बोलो क्लियर है। चलिए V² माइनस V1 की वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, V/2, तो V²/4। अच्छा, फिर दूसरा भी V²/4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें,
10.2। अब देखो हाफ m, अच्छा बेटा देखो तो ये कटेगा 2 आएगा, 1 में से हाफ जाता तो हाफ बचेगा 10.2, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और इधर जाएगा तो 20.4 हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं क्या कहानी है। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना तो तुमको चाहिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर इससे कम काइनेटिक एनर्जी होगा तो क्या होगा? कोलिजन इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक? तो बोले सर इससे कम रहेगा तो 10.2 का लॉस ही नहीं हो पाएगा। लॉस नहीं हो पाएगा तो काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो पाएगी, तो कोलिजन विल बी इलास्टिक। अरे पहला ऑप्शन ठीक था, पहला ऑप्शन सही था, क्योंकि 13.6 से था ना कम। हमारे पास 20.4 मिनिमम होनी चाहिए एक्साइट कराने के लिए। अरे यार तो आप समझिए ध्यान से, इस पूरी थ्योरी में अब आपको ये याद रखना है कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी, देखिए व्हेन काइनेटिक एनर्जी लेस देन 20.4 तो कोलिजन कैसा होगा बेटा? इलास्टिक। और अगर एक बार 20.4 से बड़ा हुआ तो कोलिजन कैसा बोलेंगे? इनइलास्टिक। अब याद रखो। अच्छा देखो तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या? हाँ, इसीलिए क्योंकि 20.4 है और वो 13.6 दिया था ना। यस यस यस, ठीक है। मेरे दिमाग में आया कि भाई पहले कैलकुलेशन तो कर लूँ, इसलिए मैंने ये थ्योरी भी करा दिया आपको। अब ये थ्योरी सब लोग याद रखेंगे। 20.4 से कम होगा तो इलास्टिक, 20.4 से ऊपर होगा तो इन इलास्टिक, और एग्जैक्टली 20.4 होगा तो क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक। हाँ सुन लीजिए, ये भी लिख लीजिए पॉइंट। अगर एग्जैक्टली 20.4 होगा तो क्या बोलेंगे? परफेक्टली। अब समझ में आ गया बेटा? अरे यार बोलो। एक मिनट जरा देख लूं। देखिए पहला ऑप्शन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन 13.6, कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। सही है? हाँ, पहले मैं गलत था क्योंकि 13.6 केवल देख रहा था। मेरे को लग रहा था 10.2, लेकिन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 20.4 है। 20.4 से कम रहेगा तो टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी लॉस ही नहीं होगा। यस, ये ऑप्शन ठीक है। फिर बोलता है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन 13.6 कोलिजन में भी इनइलास्टिक। ना क्या था? 20.4 पे परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, ठीक, और 20.4 से ऊपर रहेगा तो इनइलास्टिक होगा। बी ऑप्शन गलत। इनइलास्टिक कोलिजन टेक प्लेस व्हेन इनिशियल काइनेटिक ऑफ न्यूट्रॉन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 13.6 से ऊपर होगा तो इनइलास्टिक कोलिजन होगा, गलत। 13.6 से ऊपर तो 14 भी होता है, 15 भी होता है। आंसर क्वेश्चन बोलना चाहिए 20.4 से ऊपर रहेगा तो इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है, तो सी गलत। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कैन नॉट टेक प्लेस, ये गलत है क्योंकि इसमें एनर्जी डिफाइन नहीं करा है। ऐसा आंसर। डी ऑप्शन में क्या बोला बेटा? देखो डी ऑप्शन बोला परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कैन नॉट टेक प्लेस। हो सकता है भाई 20.4 पर करा दो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। एक मिनट फिर से बोलना। क्यों? शांत। अब वो चिपक गए, कॉमन चल रहे हैं। अब क्या बार बार ऐसे थोड़ा नहीं करते रहेंगे? ऐसा हो सकता है कि 10.2 की जगह हम बोले 12.1। हाँ, शांत। परफेक्टली इनइलास्टिक आएगा? नहीं आएगा। चाटा मारो, सुनना पहले। जो मिनिमम का एनर्जी वो 20.4 है, जिस पर कि 10.2 का लॉस हो जाता है। अब 20.4 है तो कभी भी 12.1 का लॉस करा ही नहीं पाएगा अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो। 20.4 से कोई और एक वैल्यू ज़्यादा आएगी। हाँ, जैसे 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस पे सर एक बार परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है। एक ही टाइम पर एक ही कोलिजन होता है बेटा, या तो परफेक्टली या इनइलास्टिक, या केवल परफेक्टली इलास्टिक या सिर्फ इनइलास्टिक। ये तुम बोले तो इनफाइनाइट नंबर, ऐसे नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा दे थोड़ी सी और कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी 20.4 से ज़्यादा होगी, हाँ, जिसके लिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। हाँ, वो 12.1 वाला केस में फिर से हो जाएगा। इसके एक और वैल्यू बढ़ दी जाएगी। हाँ, तो आप बोले इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो एक टाइम पे एक ही बार कोलाइड करेगा, लेकिन ये मिनिमम का केस है। कम से कम एक्साइट कर जाए वो 20.4 है।
लिखिएगा बेटा अगला सवाल। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये सवाल सबके समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर? अच्छा आपको कौन सा रिजल्ट याद रखना है? अगर 2 हाइड्रोजन एटम हो या 1 हाइड्रोजन एटम और 1 न्यूट्रॉन हो, बोले स्ट्राइक करने वाला एटम या पार्टिकल में मिनिमम कितना हो ताकि एक्साइट करा सके, तो क्या याद रखना है जल्दी बताओ? यानी 10.2 का डबल, इतना मिनिमम होगा। इससे ज़्यादा रहेगा तो कोलिजन कैसा होगा? इनइलास्टिक। इससे कम रहेगा तो कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक। बराबर रहेगा तो क्या होगा? परफेक्टली लिनियर। बस इतना ही करना है, हमें नासा की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है? लिखो। हाँ बोलो बोलो। हाँ प्रश्न संख्या बोलो, पेज नंबर 36। अरे यार देखिए YDAC है ना, डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट। सुनो सुनो सब लोग ध्यान देना बेटा। बेटा प्लीज अरे अरे अच्छा सुनिए, सुनो यार प्लीज। यहां क्वेश्चन बोला है अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। देखिए बेटा क्वेश्चन समझिए, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है यानी 2 स्लिट वाला, याद है YDAC? हाँ। इज परफॉर्म बाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बेटा लाइट न गिरा करके हम इस पर इलेक्ट्रॉन बीम गिरा रहे हैं। क्या गिरा रहे हैं बेटा? क्या इलेक्ट्रॉन? सुनो बातें नहीं करो। क्या इलेक्ट्रॉन बीम वेव कैरेक्टर होता है, मैटर वेव होता है? अरे बताया था ना, डेविशन जर्मन ने ये बताया था ना सर, इलेक्ट्रॉन बीम में वेव कैरेक्टर होता है। वेव होता है ना, मैटर वेव। अब बोलता है हमने इसे गिराया, काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके ध्यान देना। फिर बोलता है एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज ऑब्जर्व टू बी बीटा। और इसमें देखिए वेव नेचर है, तो यहाँ जैसे लाइट का फ्रिंज पैटर्न बनता था, इलेक्ट्रॉन वेव का फ्रिंज पैटर्न बनेगा। क्लियर? और वहाँ पे फ्रिंज विड्थ है बीटा। बताओ बेटा बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डी लैम्डा अपॉन। अच्छा लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। क्या मैटर वेव डी ब्रोगली ने बताया था वेवलेंथ इसका, मैटर वेव का वेवलेंथ? शांत डी ब्रोगली वेवलेंथ। और क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ h अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी था ना? अच्छा सुनना आराम से। फिर बोलता है नाउ इफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज टू 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी पहले 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें। किलो मतलब 1000। तो बोलता है फ्रिंज स्पेस क्या होगा, फ्रिंज विड्थ क्या होगा? तो देखिए बीटा क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है, तो ऐसे बोलेंगे बीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे यार प्लीज शांत रहो ना। तो देखिए फाइनल फ्रिंज विड्थ अपॉन इनिशियल फ्रिंज विड्थ। तो देखिए बेटा फाइनल फ्रिंज विड्थ है तो फाइनल का एनर्जी नीचे लिखना पड़ेगा ना। कितना है? 10 किलो है तो 10 इंटू 1000 करेंगे। अच्छा और इनिशियल फ्रिंज विड्थ नीचे है तो करंट एनर्जी ऊपर लिखना पड़ेगा। अच्छा यह 1000 होगा। और यहाँ कितना है? 100। काटा पीटी शुरू करें 1 2 ये 100 का तो बीटा डैश पर और कितना होगा? यानी बीटा बाई 10 हो जाएगा, यानी फ्रिंज विड्थ हो जाएगा 1/10 ऑफ द इनिशियल, यानी हो जाएगा डी ऑप्शन। लिखिए अगला सवाल बेटा प्लीज शांत। अगला सवाल। अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है? पक्का सीखने को मिला? जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक सही बात आपके सामने ही नहीं आएगी। क्वेश्चंस बनाने से बहुत सीखते हैं लोग। चलिए अगला सवाल लिखिए। अरे रुक जा, मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, रुक ना, अच्छे से क्वेश्चन करा रहा हूँ चुन चुन के। लिखिए शांत। लिखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। क्वेश्चन लिखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन of electron, the frequency of revolution of electron in nth Bohr orbit
in nth बोर ऑर्बिट इज न्यू n, न्यू के फुट में n, न्यू n, then plot the graph between, then plot the graph between log n and ये क्या है? ये रिंगटोन था, बड़ा गजब ये यार, चाइनीज गाना था क्या? ए शांत, अच्छा बेटा, न्यू एन का मतलब हुआ nth ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी, और न्यू वन का मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो भैया शुरू हो जाओ। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन पहचान लो। चलो, बेटा शायद आपको बोलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन दिया है उसको बनाइए, नहीं बन रहा है तो उठ के निकल लीजिए यहाँ से, बिल्कुल बाहर चले जाइए, कोई मतलब नहीं है यहाँ पढ़ने का। आप नहीं बनना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर तो आप निकल लीजिए, आपको जो है वही पान का खोखा और वही नुक्कड़ सब समझ में आएगा। ए शांत रहो। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप बताएंगे? बेटा प्लीज, बातें नहीं। चलो बस हो गया, लाओ बताते हैं हम। देखो सर ये सी ऑप्शन, सी ये, अच्छा चलिए। अच्छा बेटा सुनिए सभी लोग, फ्रीक्वेंसी इन nth ऑर्बिट, क्या फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द 1 अपॉन टाइम पीरियड। और सोचिए, मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2πr अपॉन वी, 2πr अपॉन वी ऊपर चला जाएगा, स्पीड अपॉन 2πr। क्लियर है बेटा? एक मिनट है भाई, सुनो। अब एक बात बताओ बेटा, v क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है? याद करो, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n और r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सोच के देखिए, तो यानी न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अरे यार, और रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अगर मैं रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पूछना शुरू कर दूँ तो बहुत सारे जो है ना वो समझ में आ जाएगा कि उनका कुछ नहीं है, बस तो यहाँ पर पता नहीं क्यों आए हैं। n स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड स्क्वायर। अच्छा, तो न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, भाई सही है। अब एक बात सुनो बेटा, हमें न्यू n अपॉन न्यू 1 देखना है, न्यू n अपॉन न्यू 1, तो न्यू n अपॉन न्यू 1 यही रहेगा। क्यों भाई? नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 कर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा ना, यही आएगा ना। अब मुझे कहता लॉग लेने को, तो लॉग ले लो भाई, तो लॉग न्यू n अपॉन लॉग ये सॉरी न्यू 1 बराबर क्या, n की पावर 3 ऊपर जाएगा -3 आगे आएगा लॉग n। ये समझ में आ रहा है? और ये बेटा होता है y एक्सिस पे ये, और ये x है, y बराबर mx किसका होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ओरिजिन से गुजरेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और स्लोप क्या है? माइनस का मतलब 90 से बड़ा एंगल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। देखिए ये 90 से बड़ा एंगल बना रहा है, इसलिए ये लाइन होगा सी ऑप्शन।
नहीं आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन, रुक जाओ, मैं ज़रा एक थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन और देखूं जरा। एक वो क्वेश्चन नहीं, हाँ मिला नहीं, ढंग से नहीं मिला। बढ़िया वाला सवाल मिलता है तो मज़ा आ जाए। शांति बेटा, शांत, कहाँ है तू, कहाँ है तू? रुक जा। क्वेश्चन होता है ना कि एटम में बोलेगा कि जो फोर्स का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो आर की पावर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे करके ऑप्शन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। और फिर बोलते हैं रेडियस एन पर कैसे डिपेंड करेगा। मिल गया तो बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है भाई, अभी है ही नहीं, इसमें नहीं है। चलो कोई नहीं। अच्छा बेटा, हाँ बोलो क्या पूछना है? एक क्वेश्चन पूछना है इसको। अच्छा मुझे तो लगता है पता नहीं कोई यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हो, अब उसको एक चाटा खींच के मारो बस सब पिकनिक भूल जाएगा। हाँ भाई, अरे बता रहा है एक एक करके। हाँ अच्छा मिल गया, दिखा 6th। हाँ यस, नमन इज अ वेरी गुड बॉय, मज़ा आ गया। आराम से। अबे ये तो लगता है ऐसे जैसे बलि के पहले जो आदिवासी चिल्लाते हैं। आराम से अब पढ़ लें, जंगल तो नहीं है और हमें लगता है कि हम लोग आदिवासी तो बिल्कुल भी नहीं है। लिखो कुछ। लिखिए, द अट्रैक्टिव पोटेंशियल, लिखो भाई लिखो बेटा प्लीज। The attractive potential for an atom is given by the attractive potential attractive potential, please बातें नहीं करो, for an atom is given by, शांत, for an atom is given by ज़्यादा परेशान होगा। देखिए, द अट्रैक्टिव पोटेंशियल फॉर एन एटम इज गिवन बाई V इज इक्वल टू V नॉट ln R अपॉन R नॉट, where R naught is constant। V naught and R naught जो है वो कांस्टेंट है बेटा, ध्यान से। एंड R is the radius of orbit, R is the radius of बोलता है द रेडियस R अच्छा एक बात बता,
ए कूल डाउन। वो अरे सुनो, मैं हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, एक सेकेंड। पढ़ाने दो। अच्छा मुझे एक बात, एक मिनट, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है भाई, एक बात बताओ, कहाँ से लाते हो यार? ए शांत, ए अब चुप रहो, आवाज़ ही नहीं आ रही, चिंता मत कर, बैल बुद्धि। अच्छा मैं इस बात को सोच के बड़ा अजीब सा फील कर रहा हूँ, कहाँ से लाते हो? अच्छा बरे बैठ, बैल बुद्धि। खैर अब पढ़ते बेटा, आप प्लीज़, यार टाइम खराब हो रहा है प्लीज़ यार। देखिए, तो रेडियस आर ऑफ द nth बोर्स ऑर्बिट, द रेडियस आर ऑफ, प्लीज़ अब मैं बोल रहा हूँ शांत हो जाओ, पढ़ लो। nth बोर्स ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन n एज, और देखो बेटा ये जो सवाल आया था इसमें हमें कह रहा है कि रेडियस n पर कैसे डिपेंड करेगा, और ये देखिए हमारे पास ऑप्शंस इस तरह से दिए गए हैं। अब यहां पर सुनिए, सुनो बेटा सुनो, मैं बनाकर दिखाता हूं, समझाता भी उस क्वेश्चन को। सुनो, कह रहा था अट्रैक्टिव पोटेंशियल फॉर एन एटम इज गिवन बाय, सुनिए ध्यान से, पहले लिखिए नहीं, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, नहीं समझोगे ना तो दिक्कत आ जाएगा। सुनो पहले, अट्रैक्टिव पोटेंशियल है तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस के चार जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है बेटा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सुनना ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा, ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे बोलता है द अट्रैक्टिव पोटेंशियल, यानी हम इसे थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी बनानी है, बतानी है ना, तो सुनिए ध्यान से, हम इसे पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से कि V नॉट ln R अपॉन R नॉट। अच्छा जब ये सवाल पूछा था जिस ईयर में, तो क्या हुआ कि क्वेश्चन बनाने ना थोड़ा आपको और बेवकूफ़ बनाने के लिए V ना लिख के न्यू लिख दिया, तो बहुत लोगों ने समझा लिखा पोटेंशियल और रिप्रेजेंट न्यू कर रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी है क्या? अरे जो लिखा वही है भाई, न्यू रिप्रेजेंट कर दिया पोटेंशियल को, इसलिए मैंने आपको V नॉट लिख दिया, हालांकि क्वेश्चन में न्यू लिखा हुआ है। एक मिनट रुकिए, ये पोटेंशियल है, इसे थोड़ी देर के लिए एनर्जी समझेंगे। तो हम कहेंगे अगर एनर्जी इस तरह से है तो फोर्स कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली K/Q1 Q2 बाई R स्क्वायर नहीं होएगा, तो कितना होगा भाई? तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या बेटा, F इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था मैकेनिक्स में कि F इक्वल टू होता है माइनस के du बाई डी आर, यानी कि हम इस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी समझ के चलेंगे, अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट करके आगे माइनस लगा देंगे, अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो माइनस, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, V नॉट और R नॉट कॉन्स्टेंट है, तो V नॉट कॉन्स्टेंट है भाई, ठीक। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन R नॉट, जिसमें R नॉट ऊपर चला जाएगा, फिर इनटू में, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं R अपॉन R नॉट का, तो 1 अपॉन R नॉट ऐसे ही रहेगा, और R का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर? अब यहाँ पर माइनस साइन शोज दैट की फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। इधर ध्यान से सुनिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज बिकम माइनस, मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो V नॉट बाई R। अब सुनना बेटा, तो
तो F इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर। हम ऐसा समझेंगे कि यार के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं है बल्कि वी नॉट बाई आर है। अब मुझसे कह रहा है कि रेडियस एन पर डिपेंड कैसे करेगा, तो ठीक है भाई, हम बोलेंगे सर ये सेंट्रीपिटल की तरह काम करता है। पहला इक्वेशन बनाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो मैं यहां पर लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर विच इज इक्वल टू ये फोर्स, और ये फोर्स कितना है वी नॉट बाई आर। तो वी नॉट बाई आर यहां पर ऐसे लिखूंगा, आर से आर कैंसिल, तो मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया एम वी स्क्वायर बराबर वी नॉट। अब मैं बोलूँगा सर बोर्स एटॉमिक थ्योरी इज वैलिड हेयर, सो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब मैं क्या v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख दूँ? अच्छा, v की वैल्यू कितना है, वी नॉट अपॉन एम का अंडर रूट, तो m इंटू अंडर रूट वी नॉट अपॉन एम इंटू आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब सुनिए बेटा ध्यान से, m कांस्टेंट टर्म, वी नॉट कांस्टेंट टर्म, m कांस्टेंट टर्म, h कांस्टेंट टर्म, 2 पाई कांस्टेंट टर्म, यानी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। कौन सा ऑप्शन बैठेगा? A। हम लोगों ने पढ़ा था r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ में फॉलो हो रहा था। बोला मान लो इमेजिनरी ऐसा कुछ है तो बताओ, तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन कराना आपके लिए ज़रूरी था। बोलो क्लियर हुआ बेटा? लिखो बेटा, टाइम देखना जरा, टाइम 5 मिनट रह गया, जान दे दे बस। तो कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, ये 3 से 4 लेक्चर में हम खींच लेंगे, है ना, 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कल से क्या पढ़ते बेटा? अगले वीक सैटरडे कंप्लीट हो जाएगा आपका ये पूरा, अगले वीक सैटरडे आराम से। क्लास से गए नहीं कि भाई, ये तो लगता है यहाँ से घर तक जाएंगे।